एक सीकर ने पूछा है, आपके वीडियोस में आपके द्वारा दिए गए सजेशन से मेरी प्रोग्रेस तो हो रही है, पर इसके बाद भी मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से भावनात्मक रूप से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही हूँ। ये जानने के बाद भी कि इस रिलेशनशिप पार्टनर के अंदर इमोशनल डिसऑर्डर है, मेरा गुस्सा और नफरत कम नहीं हो रही है। मैं इस मानसिक स्थिति से कैसे निकलूं? देखिए, जहाँ तक आपके गुस्से और नफरत का सवाल है, तो इसे आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। देखिए, इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, वो ब्लैक बोर्ड पर गीली चॉक से लिखी गई चीज की तरह है। तो जब आप गीली चॉक से लिखते हैं तो फिर गीली चॉक मिटती नहीं है। आपने जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज प्राप्त की है, जो वीडियोस को देख करके जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ, उन सजेशंस से आपने जो सीखा है, वो सूखे हुए डस्टर से गीली चॉक को मिटाने जैसा है। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सूखे डस्टर की जरूरत नहीं है गीली चॉक को मिटाने के लिए। जब आप सूखे डस्टर को गीली चॉक के ऊपर चलाते हैं तो जो एक्सेस चॉक होती है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके बाद आपको डस्टर को गीला करके उसको फिर रगड़ना पड़ता है, तब वो ब्लैक बोर्ड से गीली चॉक खत्म होती है। तो ये डस्टर गीला करना क्या है? देखिए, डस्टर जो है वो है नॉलेज प्राप्त करना। अब नॉलेज इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो आप नॉलेज गेन करते हैं, वो है आपकी, वो है सूखे डस्टर की तरीके से। तो वो थोड़ा बहुत तो ब्लैक बोर्ड को साफ कर सकती है, पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपका एक्चुअल माइंड है वो आपका इमोशनल माइंड है। तो इमोशनल माइंड चूंकि गीली चॉक से लिखी गई इबारत की तरीके से है, तो उसको मिटाने के लिए आपको डस्टर को गीला करना है। तो डस्टर को जब आप गीला करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपको चीज़ों को समझने में मदद करती है। जब आप समझ जाते हैं तो आप उसको पर्सनली नहीं लेते हैं। एटलीस्ट आप ये अंदर से महसूस कर पाते हैं कि मुझे आपको पर्सनली नहीं लेना है, भले ही आप उसके बावजूद पर्सनली लेते हो, क्योंकि आपका हैबिट का मोमेंटम इस तरीके से बना है, इमोशनल माइंड इस तरीके का कि आप उसको पर्सनली उसके बाद भी लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपने ये इतना सीख लिया है कि आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति या अहंकारी व्यक्ति का जो उसके अंदर ये इमोशनल ऑर्डर डिसऑर्डर आपकी वजह से नहीं है, वो तो डिसऑर्डर पहले से ही है। उसके कारण दूसरे हैं, एनवायरमेंटल कारण भी उसके हो सकते हैं, उसके बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल न्यूरोबायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं उसके, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एटलीस्ट आप इतना इंटेलेक्चुअली समझते हैं। जब आप इतना इंटेलेक्चुअली समझ गए हैं तो उसके बाद आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी है। उन टेक्निक्स को मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने इमोशंस को पर्सनली लेना बंद करना पड़ेगा। देखिए, इमोशंस आते जाते रहते हैं, तो जो चीज़ आती जाती रहती है उसको, वो एक पड़ोसी की तरीके से है, क्योंकि अगर वो आपका इंट्रिंसिक पार्ट होता, आपका मूल स्वभाव होता, तो वो लगातार बना रहता। क्योंकि इमोशंस आते जाते रहते हैं, इसका मतलब ये वो आपके सेल्फ का मूल हिस्सा नहीं है, बेसिक पार्ट नहीं है। तो आपको उसको एक पड़ोसी की तरीके से ट्रीट करना होगा। जब आप अपने आने जाने वाले इमोशंस को पड़ोसी की तरीके से देखते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस में एक लेवल आपका ऊंचा हो जाता है, और उस ऊंचे लेवल को कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। एक किताब मॉरिस निकोल नाम के एक साइकेट्रिस्ट ने लिखी है, उसमें वो ये बोलता है, कहता है कि जब आप अपने इमोशंस को आता जाता देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि कीचड़ के ऊपर चलना। तो कीचड़ के ऊपर जब आप चलते हैं तो आप कीचड़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन जब आप कीचड़ के अंदर से होकर के चलते हैं तो कीचड़ आपको प्रभावित कर देता है। तो इस तरीके से जब आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ जाती है, जब आप इमोशंस को आता जाता देखते हैं, तो आप अपने आप को इमोशन से पहले कॉन्शियसली अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हैं
इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो हमेशा याद रखिए, इमोशंस को आता जाता हुआ देखिए, इमोशंस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश ना कीजिए, और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ इमोशंस को आते जाते देखने के प्रति अवेयर होना चाहिए। तो आप जब इस इमोशंस को आते जाते देखने लग जाते हैं, उस इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो यही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, कोई और विटनेसिंग कॉन्शियसनेस नहीं है। तो आप इसी को कहते हैं आपकी कॉन्शियसनेस का नेक्स्ट लेवल पर चला जाना। तो ये पहले तो अपनी कॉन्शियसनेस को विटनेसिंग कॉन्शियसनेस बनाइए, ये सबसे बेसिक स्टेप है। तो इसका मतलब अब आपने क्या किया, अब इमोशंस के आने का आप इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है कि इमोशन आएगा और इमोशन जाएगा, आप आते जाते इमोशंस को देखने वाले हैं। जैसे कि आप नदी के रिवर बैंक पे आप बैठे हुए हैं और नदी का पानी बहता रहता है, तो आप पानी को बहता हुआ देखने वाले हैं, आप पानी के साथ थोड़ी चले जाते हैं। तो नदी के अंदर जाने की बजाय पहले नदी के बाहर रिवर बैंक पर आकर के बैठिए। उसी तरीके से आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस पहले देखिए, अपने इमोशंस को रिवर की तरीके से आता जाता हुआ देखिए, उसके अंदर एंटर ना कीजिए। तो इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। अब आप जब विटनेसिंग कॉन्शियसनेस आपने पैदा कर ली, तो आप ये देखिए कि जब इमोशंस आपके आते हैं तो उसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हुए उसको देखिए। देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, वो आपके इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके इमोशंस के लिए जिम्मेदार हैं आपकी खुद की सेल्फ इमेजेस, जो आपने अपने दिमाग के अंदर बना रखी हैं। तो ये सेल्फ इमेजेस कैसे बनती हैं? सेल्फ इमेजेस बनती हैं आपकी इमेजिनेशन से। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एक खराब मिनिस्टर हैं, तो आप कहेंगी कि अरे नहीं, मैं तो मिनिस्टर हूं ही नहीं। तो खराब मिनिस्टर होने का आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मिनिस्टर है ही नहीं, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। तो आप मिनिस्टर नहीं है का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने अंदर मिनिस्टर की एक सेल्फ इमेज नहीं बनाई है, तो आपको खराब कहने के बावजूद भी आपको बुरा नहीं लग रहा है। उसी तरीके से अगर कोई वाकई मिनिस्टर है और उसके बचपन में मैं उससे कहता कि मिनिस्टर लोग बहुत खराब होते हैं, तो वो भी बुरा ना मानता, क्योंकि उस वक्त उसने मिनिस्टर की इमेज नहीं बनाई थी। लेकिन आज उसने मिनिस्टर की एक इमेज अपने अंदर बना ली है, इमेजिन कर करके कि मैं एक मिनिस्टर हूं, इसलिए आज अगर मैं उससे कहूं कि आप एक खराब मिनिस्टर हैं, तो वो बुरा मान जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि आप नहीं हर्ट होते हैं, आपकी सेल्फ इमेजेस हर्ट होती हैं, और ये सेल्फ इमेजेस आपकी इमेजिनेशन बनाती है। तो सेल्फ इमेजेस कुछ नहीं है, सेल्फ इमेजेस आप अनकॉन्शियसली इमेजिन करते रहे, इसलिए आपकी सेल्फ इमेजेस बन गई। अब आप इस रिलेशनशिप पार्टनर में वाइफ हैं या कुछ भी है, तो वाइफ होना क्या है, ये भी एक सेल्फ इमेज ही है। आप आज के कुछ साल पहले जब आप वाइफ नहीं थी, या रिलेशनशिप में आप एक पार्टनर की तरीके से आपने एंटर नहीं हुई, तो आपने उसको रिलेशनशिप को लेकर के कोई सेल्फ इमेज नहीं बनाई थी। लेकिन आज आपने एक सेल्फ इमेज बनाई हुई है, तो आपने, क्योंकि रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में अपने आप को डाल के आप इमेजिन करती हैं, तो रिलेशनशिप में आपने एक इमेज बना ली, और वो इमेज हर्ट होती है, आप नहीं हर्ट होते हैं। तो जब इमेज हर्ट होती है तब गुस्सा और नफरत आता है। तो याद रखिए, दूसरा व्यक्ति आप चाहे कितना ही दुष्ट हो, वो आपके गुस्से और नफरत के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी नफरत के लिए आपकी सेल्फ इमेजेस जिम्मेदार हैं, जो कि आपने खुद बनाई हैं इमेजिन कर करके। तो अब ये सेल्फ इमेजेस कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं? इसको दूर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ इमेजेस को लेकर के कॉन्शियस हो जाइए, दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये आपकी सेल्फ इमेजेस हैं। तो विटनेसिंग के प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपने इमोशंस को आता जाता देखते हैं, और इमोशंस के बारे में हमको ये पक्का पता रहता है कि ये इमोशंस मेरी सेल्फ इमेजेस के लाइफ से टकराने की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम दूसरे को एक्यूज नहीं करते हैं। ये इमोशंस मेरे अंदर हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। तो जब आप इतनी बात सोचेंगे, तो वो इमोशंस क्या होंगे, उनका आप नेचुरली ही उससे थोड़ा डिटैच हो जाएंगे, और एग्जिस्टेंशियली तो आप उसको आता जाता देख रहे हैं, तो आता जाता देखने से भी एक डिटैचमेंट आता है। तो ये प्राइमरी डिटैचमेंट, आप इसको सबसे इनिशियल लेवल पर आप इसको इतना समझिए और इतना करना शुरू कीजिए, यानी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट कीजिए। और ये बात आप समझिए कि सेल्फ इमेजेस के द्वारा के टकराने की वजह से गुस्सा और नफरत प्रोड्यूस होती है, आप नहीं हर्ट होते हैं, सेल्फ इमेजेस हर्ट होती हैं।
और सेल्फ इमेजेस कुछ नहीं है, आपकी इमेजेस का ही बनाया हुआ, आपकी इमेजिनेशन से प्रोड्यूस हुआ एक इनसब्सटेंशियल ड्रीम टाइप की है बस, वो कुछ नहीं। तो आप जब ये समझ जाएंगे तो सेल्फ इमेजेस को सीरियसली लेना बंद कर देंगे और दूसरे को इसके लिए एक्यूज करना बंद कर देंगे। तो ये है सबसे प्राइमरी स्टेप जो आपको समझना है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये देखिए कि जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो होता क्या है। अब नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं तो जो होता है बस उसका उल्टा कर दीजिए आप, तो आपके ऊपर नेगेटिव इमोशंस का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो क्या चीज होती है, मूलतः तीन चीज होती है जब नेगेटिव इमोशंस आता है। पहली चीज तो नेगेटिव इमोशंस के आने से ये होता है कि आपका जो चेहरा होता है उदास हो जाता है। चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, तन जाती हैं, कस जाती हैं। आपको आपके फोरहेड जो है वो क्रम्पल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो आपको क्या काम करना है, बस इसी को आपको रिलीज कर देना है। तो आपको कैसा करना है, आपने लिप्स को जो है थोड़ा सा मुस्कुरा देना है, ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरा बना लेना है। तो मुस्कुराने से क्या होता है, आपका गुस्सा या नफरत जब आती है तो आपकी मांसपेशियां चेहरे की जो है क्रम्पल्ड हो जाती है, फेस लटक जाता है। आपको बस उसको लटकने नहीं देना है, आपको उसको मुस्कुराना है, मुस्कुराते हुए आपको रहना है। तो जब आप मुस्कुराते हुए रहेंगे तो क्या होगा कि यानी कि गुस्से का और नफरत का जो अटैक आपके ऊपर आया, उस अटैक को आपने एंट्री देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एंट्री आपका लटकता हुआ मुंह देता था, लेकिन आपने अपने मुंह को मुस्कुराता हुआ कर दिया। मुस्कुराता हुआ करने से आपने गुस्से और नफरत को जो एंट्री आपके अंदर लेता था उसको दरवाजे पे ही लॉक कर दिया। तो पहला तो स्टेप ये आपको लेना है कि आपको चेहरा मुस्कुराते हुए कर देना है, लिप्स आपके मुस्कुराने लग जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे कि बड़ी खुशी की कोई चीज है, इस प्रकार का चेहरा बना लेना है। जितना नेगेटिव इमोशन आए उतना ही चेहरे को मुस्कुराना है, इसी को तो कहते हैं लाफ्टर योगा। तो इस तरीके से एकदम लाफ्टर का पोस्चर ले लेना है चेहरे पे, तो आप पाएंगे कि जो है नेगेटिव इमोशन का जो बेसिक मोमेंटम है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि आपने कॉन्शियसली जो है उसकी एंट्री को ही लॉक कर दिया। फेस के थ्रू हमेशा एंटर होता है इमोशन, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर इमोशंस। तो इसको इंडेक्स में ही ना आने दीजिए ना, पहले ही उसको रोक दीजिए दरवाजे पे ही, क्योंकि आपने अपने चेहरे पे ही उसको एंट्री नहीं दी। आपने चेहरे पर लाफ्टर के पोस्चर लिया करके आपने मुंह को लटकने से बचा लिया। जब तक मुंह लटकेगा नहीं तब तक गुस्सा और नफरत को एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो पहला स्टेप तो ये आपको करना है कि चेहरे को मुस्कुराते जैसा बना लेना है। दूसरी चीज, ये गुस्सा जो है वो आपकी मांसपेशियों के ऊपर अटैक करता है, तो मांसपेशियों को भी आपको थोड़ा सा अपना ढीला छोड़ देना है, अपनी मसल्स को आपको ढीला छोड़ देना है। तो आपको अपनी सारी मसल्स को ढीला छोड़ना है, स्पेशली मुंह की मसल्स को लाफ्टर में कन्वर्ट करना है, और बाकी शरीर की जो मसल्स हैं वो गुस्से की वजह से जो क्रम्पल्ड हो जाती हैं उनको भी आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है। आपको शोल्डर्स को ड्रॉप कर देना है, अपने आर्म्स को ढीला छोड़ देना है, और आपको अपना सब लेग्स को भी ढीला छोड़ देना है, स्टमक को भी ढीला छोड़ देना है, चेस्ट को भी ढीला छोड़ देना। तो इस प्रकार जब आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे तो क्या गुस्सा या नफरत तो आपके शरीर की मांसपेशियों को कसने का काम कर रहा है। आपने जब मांसपेशियों को ढीला छोड़ दिया तो फिर उसकी एंट्री लॉक कर दी अपने अंदर। फिर दूसरी चीज जिसके ऊपर आपका ये गुस्सा और नफरत अटैक करता है वो है आपकी सांस। तो आपकी सांसें रैंडम हो जाती हैं, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। तो आप याद रखिए, वैसे ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जब आप कोई जानवर देखते हैं, सांप देखते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, आपकी सांसों को तेजी से चलाने लग जाता है, आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है ताकि आप तुरंत अलर्ट होकर के भाग सकें। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के मैकेनिकल अलर्ट की जरूरत नहीं है, आपको तो इस अलर्ट को पैसिफाई करना है। तो आपको क्या काम करना है, जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस आते हैं और डेंजर का आपको सिग्नल देते हैं, तो आप जो ये अलर्ट हो जाती है आपकी ब्रीद और रैंडम होकर के तेजी से चलने लगती है, बस इसको धीरे धीरे चलाने लगना है आपको। एकदम धीरे धीरे और गहरी सांस पेट से लेने लगना है, एकदम गहरी गहरी और धीरे धीरे सांस पेट से लेने लगना है, और नाक से आपको जो है सांस अंदर लेना है और मुंह से सांस निकालना है। और ये प्रोसेस धीरे धीरे, आपको मुंह और नाक दोनों से भी सांस निकाल सकते हैं, और आपको धीरे धीरे इस तरीके से सांस लेना शुरू करना है। तो याद रखिए, सांस के ऊपर ही आपका
जो गुस्सा और नफरत अटैक करते हैं सबसे पहले। तो जब आपने अपने सांस को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया और पेट से सांस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपकी सांसें रैंडम हो जाती हैं तो आप पेट से सांस नहीं लेते, तेजी से सांस चलने लग जाती है तो आप पेट से सांस नहीं लेते, आप सीने से सांस लेते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने पेट से सांस लेना शुरू कर दिया, तो और धीमी धीमी सांस लेना शुरू कर दिया। तो इमोशंस को ये समझ में नहीं आता कि क्योंकि उन्हें जो सांस का फ्रेमवर्क चाहिए वो आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो इमोशंस आपके ऊपर इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएंगे और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो आपको रिलैक्स करने लग जाएगा। क्योंकि जब आपकी ब्रीथ जो है वो स्लो हो जाती है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो आपको रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि आपका माइंड आपकी ब्रीथ से जुड़ा हुआ है। इमोशंस आपके माइंड में आते हैं और ब्रीथ के थ्रू अपना असर दिखाते हैं। लेकिन जब आपने ब्रीथ को स्लो कर दिया और डीप कर दिया, तो चूंकि माइंड और ब्रीथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो माइंड इमोशंस को उस तरीके से नहीं चला पाएगा जैसे वो पावरफुली चलाता था, तो इमोशंस वीक हो जाएंगे, इमोशंस सबसाइड हो जाएंगे। तो दूसरी चीज तो आपको ये करना है कि सांस को पेट से लेना है और धीमे धीमे सांस को लेना है। नाक से सांस लीजिए, अंदर लीजिए, और मुंह और नाक दोनों से एक्सहेल कीजिए, मुंह और नाक दोनों से सांस को निकालिए। और नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो आप आने दीजिए, बस आप मसल्स को अपनी चेहरे की लाफ्टर में कन्वर्ट कीजिए, शरीर की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और आप अपनी सांस को बस तुरंत धीरे 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 चलाना शुरू कर दीजिए, डीप और बेली से, पेट से, और धीरे धीरे सांस को आप पेट से लीजिए और धीरे धीरे चलाइए। तो बस ये दो काम आप करिए। और तीसरा काम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, देखिए जब आप नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो आपकी मांसपेशियों को और आपकी सांसों के ही ऊपर सिर्फ अटैक नहीं करते, वो आपके थॉट प्रोसेस को भी पॉइजनस कर देते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि आपने थॉट प्रोसेस को पॉइजनस होने से रोकना है। तो थॉट प्रोसेस को कैसे नेगेटिव इमोशंस अटैक करते हैं, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर स्टोरीज चलाने लगते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कहानी चलाना शुरू करते हैं। अब उस कहानी के चक्कर में आप फंस जाते हैं, जितना आप कहानी चलाते जाते हैं, कहानी चलाते जाते हैं, उतना नेगेटिव इमोशंस को जगह मिलती जाती है और नेगेटिव इमोशंस अपना चलते जाते हैं। आपको बस कहानी नहीं चलने देना है। क्यों कहानी नहीं चलने देना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस के द्वारा जो आप कहानी आपके माइंड में चलाई जाती है, वो कहानी बेसिकली एक झूठी कहानी है। अब ये क्यों झूठी कहानी है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब नेगेटिव इमोशंस आता है तो कहानी रियल नजर आती है, और जब नेगेटिव इमोशंस चला जाता है तो उसी कहानी की मेमोरी आपके अंदर छूट तो जाती है, लेकिन उसका कोई आपके दिमाग में वेटेज नहीं रहता, रियलिटी उसको आप नहीं एस्क्राइब करते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये है तो, लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि आप उसको कोई वेटेज नहीं देते हैं जब नेगेटिव इमोशन चला जाता है। तो वेटेज आप उसको कब देते हैं, वेटेज तभी देते हैं जब नेगेटिव इमोशंस आए। तो याद रखिए, अगर कहानी रियल होती तो नेगेटिव इमोशंस के चले जाने के बावजूद भी आप उसको वेटेज देते, लेकिन चूंकि आप नेगेटिव इमोशंस के आने के बाद ही उसको वेटेज देते हैं, चले जाने के बाद उसको कोई वेटेज नहीं देते हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो कहानी झूठी है। और दूसरी चीज है, कोई कहानी बेसिकली हमेशा झूठी ही होती है। क्यों, क्योंकि कहानी बनती ही है इवेंट्स को इमोशंस के हिसाब से अरेंज करने में। जैसे अगर नेगेटिव इमोशंस आ गए तो वो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी नेगेटिव घटनाओं को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं उसके बारे में, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब मिला करके हम कोई चीज बनाते हैं तो कोई कहानी नहीं बन पाती, क्योंकि कहानी बनने के लिए एक एक तरीके की इवेंट्स का होना जरूरी है। जब हर तरीके की इवेंट्स आपने कहानी में मिला दी तो फिर वो कहानी कहाँ रह गई, उसमें कहानी का कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा, वो कहानी खत्म हो जाएगी तुरंत। तो चूंकि आपका माइंड क्या काम करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस के टेस्ट के अनुसार कहानी अरेंज कर लेता है माइंड में और कहानी प्रेजेंट कर देता है, जिसके ऊपर आप भरोसा करके आपका माइंड पॉइजनस हो जाता है नेगेटिव इमोशन से। तो आपको बस यही चीज करना है, जो भी वो कहानी चलाए उस कहानी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहानी सच नहीं है। अगर ये सच होती तो इसमें पॉजिटिव इवेंट्स भी इंक्लूड होते, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव इवेंट इंक्लूड नहीं है,
इससे ये पता चलता है कि ये सिलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित है, और चूंकि सिलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित है और लाइफ सिलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित नहीं होती, इसलिए ये कहानी झूठी है। और दूसरा इसका झूठा होने का कारण क्या है, जैसा मैंने बताया, दूसरा इसका झूठा होने का कारण ये है कि कहानी जो है वो रियल तभी नजर आती है जब नेगेटिव इमोशंस मौजूद हो, और जब नेगेटिव इमोशन चला जाता है तो वही कहानी को, उसी कहानी कोई वेटेज देने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, वही कहानी हमको बिना वेटेज के नजर आने लग जाती है। उसके अंदर कोई रियलिटी का ऑर्डर नजर नहीं आता, उसको रियलिटी एस्क्राइब करने की या रियलिटी देने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। तो इससे साफ पता चलता है कि कहानी झूठी है, क्योंकि अगर कहानी रियल होती तो नेगेटिव इमोशंस के चले जाने के बाद भी हम उसके ऊपर उसी तरीके से उसको रियलिस्टिक मानते, वैसे ही उसको वेटेज देते जैसे कि नेगेटिव इमोशंस के वक्त हम उसको वेटेज देते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। देखिए, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो एक छोटे से दरवाजे की तरीके से हैं। जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि उस दरवाजे के थ्रू आप नेगेटिव इमोशंस के अंदर चले जाइए, और आप उस दरवाजे के थ्रू नेगेटिव इमोशंस के अंदर चले जाते हैं। और जब आप नेगेटिव इमोशंस के अंदर चले जाते हैं तो नेगेटिव इमोशंस के अंदर एक अलग टाइम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव इमोशंस के अंदर जाने के बाद टाइम अलग होता है, और नेगेटिव इमोशंस के जब आप बाहर रहते हैं तो टाइम अलग होता है। जब नेगेटिव इमोशंस के आप अंदर चले जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टाइम या मानसिक समय, लेकिन जब आप नेगेटिव इमोशंस के बाहर रहते हैं तो उसे कहते हैं क्लॉक टाइम या घड़ी से पता चलने वाला समय। जब आप नेगेटिव इमोशंस के अंदर चले जाते हैं तो चूंकि आप मानसिक समय आप महसूस करने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप चौबीसों घंटे नेगेटिव हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जितनी देर नेगेटिव इमोशंस रहा उतनी देर सिर्फ आप नेगेटिव रहे। नेगेटिव इमोशंस चले जाने के बाद आप फिर से नॉर्मल हो गए। लेकिन नेगेटिव इमोशंस के अंदर आपको ऐसा लगता है, जैसे ही एंटर हो जाते हैं, कि आपको लगता है कि आप चौबीसों घंटे से नेगेटिव हैं। तो यानी मानसिक समय आपको ये बताता है कि आप चौबीसों घंटे नेगेटिव हैं, और आप इसकी मेमोरी बना लेते हैं और उससे आप एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं कि आप तो चौबीसों घंटे नेगेटिव रहते हैं, और इस बात को लेकर के आप हमेशा वरीड रहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आप सिर्फ उतनी ही देर नेगेटिव रहते हैं जितनी देर नेगेटिव इमोशंस रहता है, बाकी टाइम आप नॉर्मल रहते हैं। लेकिन चूंकि आप क्लॉक टाइम में और साइकोलॉजिकल टाइम में फर्क नहीं कर पाते, इसलिए आप ज्यादातर समय नॉर्मल रहते हैं। इस बात को आप कभी महसूस ही नहीं कर पाते। आपकी ये मेमोरी आपके ऊपर हावी हो जाती है, जो आपको ये बताती है कि आप चौबीसों घंटे नेगेटिव रहते हैं, चौबीसों घंटे डिस्टर्ब रहते हैं। तो याद रखिए, नेगेटिव इमोशंस के अंदर एंटर ना होइए। जब नेगेटिव इमोशंस आपके सामने आए और वो एक दरवाजा खोलें जिससे कि वो कहें कि आप अंदर आ जाओ नेगेटिव इमोशंस के, तो आप अंदर मत जाइए, क्योंकि अंदर अलग टाइम और स्पेस है और नेगेटिव इमोशंस के बाहर अलग टाइम और स्पेस है। नेगेटिव इमोशंस के जो बाहर टाइम और स्पेस है उसे कहते हैं क्लॉक टाइम एंड स्पेस, वो रियल टाइम एंड स्पेस है। नेगेटिव इमोशंस के अंदर जो है वो फैब्रिकेटेड या झूठा टाइम एंड स्पेस है, एस्केलेटेड टाइम एंड स्पेस है। तो अगर आप आधा 2 मिनट नेगेटिव रहे या 1 मिनट नेगेटिव रहे, तो वो आपको एस्केलेट करके ये बताता है कि आप चौबीसों घंटे नेगेटिव है या हफ्तों से नेगेटिव है। जबकि एक्चुअली ये है कि आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए नेगेटिव रहे, 15 सेकंड के लिए नेगेटिव रहे, या 40 सेकंड के लिए नेगेटिव रहे, या 1 मिनट के लिए नेगेटिव रहे। तो आप याद रखिए, नेगेटिव इमोशंस के अंदर एंटर होने की आप आदत छोड़िए। तो इस प्रकार जब आप प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव इमोशंस के अंदर ना जाने की, तो आप ये पाएंगे कि आप उतना नेगेटिव नहीं हैं जितना आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप नेगेटिव हैं। और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तब आपको ये पता चलना शुरू होगा कि ज़्यादातर समय आप नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन इमोशंस के साइकोलॉजिकल टाइम के अंदर एंटर होने की वजह से ये भ्रम होता है जैसे कि आप चौबीसों घंटे नेगेटिव हैं। वास्तव में आप चौबीसों घंटे नेगेटिव नहीं रहते हैं, आप ज़्यादातर समय नॉर्मल ही रहते हैं। तो ये बात याद रखना है आपको, इमोशंस के अंदर एंटर नहीं होना है। फिर एक चीज़ बहुत ही इफेक्टिव होती है, उसको हमेशा करना चाहिए, वो ये है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को पहचानना चाहिए, उसको टटोलना चाहिए, उसकी इमोशनल एनर्जी को महसूस करना चाहिए, उसके इमोशनल टेस्ट को महसूस करना चाहिए। और अगर हो सके तो अपने इमोशंस के ऊपर आपको एक डायरी राइटिंग करना चाहिए। जैसे ही नेगेटिव इमोशन आते हैं, पेन लेकर के बैठ जाइए
और नेगेटिव इमोशंस के टेस्ट के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, उसकी एनर्जी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, उसको नाप तोल के देखिए वो कैसे आपके आंखों के अंदर अंगारा जला देता है, उसको लिखिए। आपकी सांसों को कैसे तेज कर देता है, इसको देखिए, इसको लिखिए। आपकी मांसपेशियों को किस तरीके से कस देता है, इसको देखिए। आपके अंदर किस तरीके की नेगेटिव स्टोरीज चलाने लग जाता है, इसको लिखिए। तो ये सब जब आप डायरी में लिखेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी इमोशंस की पहचान आपको पता चल जाएगी, तो आप उसको ठीक से पहचान पाएंगे। और जब आप ठीक से पहचान पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ इमोशंस ही ऐसे हैं 3-4 जो कि एविल इमोशंस हैं। उन एविल इमोशंस को ठीक से पहचान लीजिए, उसका एक साइकोलॉजिकल या मेंटल सेल्फी खींच लीजिए, उसको ठीक से पहचान लीजिए। जैसे ही वो इमोशंस आए तुरंत अलर्ट हो जाइए और उन इमोशंस के अंदर मत जाइए बिल्कुल, और आप उनके पास होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि एविल इमोशंस के अंदर थोड़ी जाते हैं, उनको पास होने का इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में वो चले जाएंगे। तो आप खास तौर से अलर्ट रहिए। दूसरी चीज, डायरी राइटिंग जब आप करेंगे तो इमोशंस का स्टिंग भी अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इमोशंस को पहचानेंगे, इमोशंस को लेकर के आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इमोशंस रिपीट होना बंद हो जाते हैं। क्योंकि इमोशंस रिपीट इसीलिए होते हैं ताकि आप अपनी पहचान उनसे बढ़ा सकें, ताकि इमोशंस खत्म हो सकें। लेकिन चूंकि आप पहचान बढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार इमोशंस आते रहते हैं। लेकिन जब आप डायरी लिखेंगे तो आप ठीक से इमोशंस को पहचान जाएंगे। जब आप ठीक से नाप तौल करके उसको देख लेंगे, पहचान लेंगे, तो इमोशंस के रिपीट होने की भी जरूरत एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है और आपके इमोशंस रिपीट होना बंद हो जाएंगे। फिर याद रखिए, एक चीज मैंने इस बारे में मैं आपको और बता देना चाहता हूं कंक्लूजन में, और वो ये है कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको जपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। वो मंत्र का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। आप उसको पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और जाप कैसे करते हैं उसको सीख लीजिए। जाप करने का सीधा सा रूल ये है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पटरी है, उसी पटरी पे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशन चलते हैं। अब उसी पटरी पे अगर मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चला दीजिए, तो फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं चल पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स ही नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस करते हैं, और तो आपको उसी सिचुएशन में आपको आराम मिलने लगेगा, और आपका अनकॉन्शियस माइंड जो नेगेटिव इमोशन चलाता है वो धीरे धीरे फिल्टर आउट होने लग जाएगा, और इस तरीके से आपको आराम मिल जाएगा। कलयुग में जाप से ज्यादा बड़ा इफेक्टिव टेक्निक कोई दूसरी नहीं है नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की। लेकिन ये एजुकेटेड लोग जो होते हैं ये इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इसको सोचते हैं कि ये कोई गंवार टेक्निक है। ये गंवार नहीं है, ये बहुत ही बड़ी साइंटिफिक अल्केमी है जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड को फिल्टर आउट करने का काम करती है, आपके नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने का काम करती है। तो इसकी मैंने टेक्निक बताई है, इस टेक्निक को फॉलो करें और इस प्रकार आप अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज का भी विकास करते रहें, चीज़ों को समझते भी रहें, और साथ ही साथ टेक्निक फॉलो करके जो गीले डस्टर से आपके माइंड के ब्लैक बोर्ड पर इमोशंस, एंगर और हेट्रेड के लिखे हैं, उसको टेक्निक के द्वारा मिटाने की कोशिश करें।